दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। देखिए, मोदी जी ने खुद ही बता दिया है कि भाइयों बहनों, मैं हर दिन 2 किलो गाली खाता हूं। मशरूम खाने से लेकर गाली खाने वाली जो जिंदगी, जो खुराक बनी है मोदी जी की, वो मोदी जी को पता ही होगी कि क्यों बनी है। कल उन्होंने रैली में इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं हर रोज 2 किलो गाली खाता हूं। हालांकि पिछले साल इसी चुनावी रैली के दौरान पहले भी वो बोल चुके हैं कि मैं 1 किलो गाली रोज खाता हूं। इस बार उनकी खुराक बढ़ती हुई नजर आई है और इस बार मोदी जी ने 1 की जगह 2 से 3 किलो गालियां बताई हैं। वीडियो दिखाने से पहले एक बात क्लियर हो गई है। मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो मुझे एहसास हो गया कि लगता है कि मोदी जी ने अपने खुद के सोशल मीडिया पोस्ट और अंधभक्तों के पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आते हैं पूरे दुनिया भर से, वो शायद पढ़ लिए हैं। शायद मोदी जी ने बीजेपी आईटी सेल की कितनी इज्जत है और कितना सम्मान है वो पढ़ लिया है। ये पहली बार हुआ होगा कि मोदी जी ने सोशल मीडिया पर बैठकर पढ़ा, जांच करी और समझा कि हर रोज वो कितनी गालियां खाते हैं। मजाक नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है, सुनिए। दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। देखा नहीं आपने? देखा नहीं? तालियां बजा रहे हैं भक्त जन आगे बैठ के। अरे मोदी जी गालियां, माय गॉड! अरे हम अकेले, अरे चिन्नू हम अकेले थोड़ा ही है। देखो मोदी जी जिनके लिए हम लड़ते हैं, हम गालियां खाते हैं, गू खाते हैं, पेशाब पीते हैं, और उधर हमारे मोदी जी भी तो गालियां खाते हैं। ये मोदी जी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, और मोदी जी के आगे जो जनता बैठी है वो ये नहीं देख रही कि भारत के प्रधानमंत्री खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं रोज 3 किलो गालियां खाता हूं। तालियां बजा रहे हैं उन पर। वाह, अद्भुत। खैर, ये तो मोदी का नया इंडिया है, मोदी जी का न्यू इंडिया है ये रामराज, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री गाली खाते हैं, जनता आपस में एक दूसरे से नफरत करती है, बहुसंख्यक समाज मुसलमान से नफरत करता है, मस्जिदों को गिराने की बात होती है, कानून मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैसले देता है। खैर, अब इसी बात से समझ लीजिए कि राजीव गांधी के कातिलों को, दोषियों को खुल्लम खुल्ला रिहा कर दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के बाद जिस इंसान ने, जिस नेता ने, जिस बीजेपी नेता ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहा था, ये देखिए इनाम मिल गया है उसको। जी हाँ, बिल्किस बानो के रेप करने वालों को संस्कारी कहने वाले विधायक को बीजेपी ने गोधरा से ही टिकट दे दिया है। ठीक है, गोधरा से ही टिकट। उधर आपको मालूम है, दूसरी तरफ सारे अपराधियों को अपनी पार्टी में बुला रही है बीजेपी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जितने भी आतंकी हैं अब वो पूजनीय हैं, बलात्कारी पूजनीय हैं, कातिल पूजनीय हैं। जो सच्चे हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो ईमानदार हैं, वो आज इस सरकार की नज़र में कातिल हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के बाद जो आदेश दिया है, उसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह का एक बयान सुनाना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, आज भारत मां का सीना छलनी हो गया। आज देश के लिए सबसे दुखद दिन है। देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हत्यारे दुर्दांत उग्रवादियों को आज अदालत ने रिहाई का निर्णय दे दिया। आज देश के संविधान की बुनियादी असूल जो हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए।
उग्रवाद से लड़ने का संकल्प लिए हर भारतीय की भावना हार गई। ये देश की स्पिरिट के, देश की आत्मा की आवाज के अनुरूप हो ही नहीं सकता। और मोदी जी और उनकी सरकार इस निर्णय के बारे में अपनी संशय भरी भूमिका से पीछा नहीं छुड़वा सकती, उससे अलग नहीं कर सकती। मोदी जी देश सवाल पूछना चाहता है। नंबर 1। तो सुन लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इस मोदी जी के न्यू इंडिया में झूठ, मक्कार, फरेब, डकैत, चोर, आतंकवादी, कातिल, बलात्कारी, इन सब के मजे हैं। मोदी जी गलत नहीं है। मोदी जी ने कहा था विकास करेंगे, लेकिन हमने मन की बात नहीं सुनी कि मोदी जी ने कहा था ऐसे लोगों का विकास करेंगे। अब मोदी जी के काम ने बता दिया है कि बलात्कारियों का विकास करेंगे, कातिलों का विकास करेंगे और जो फर्जी लोग हैं, मक्कार लोग हैं, उनका विकास करेंगे। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव का एक और खतरनाक फर्जीवाड़ा सामने आया है। पतंजलि के नाम से आप दिन भर में 50 ऐड देखते होंगे और आपके सर में दर्द हो जाता होगा। जब आप कोई गोदी मीडिया का न्यूज़ चैनल खोल के बैठते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे कि हर 2 मिनट में आपको कहीं ना कहीं बाबा जी नजर आएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए। फिर फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए रामदेव। भ्रामक प्रचार करने पर पतंजलि की 5 दवाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में योग गुरु बाबा कांडदेव मतलब बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के अथॉरिटी ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज ने पतंजलि की 5 दवाओं को बैन कर दिया है। अब बताऊं कि क्यों लगाया है प्रतिबंध, सुनिए। इंग्लिश अखबार द ह्यूमन की रिपोर्ट के अनुसार अथॉरिटीज ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सर्विसेज का कहना है कि दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन करने के कारण रोक लगाई गई है। साथ ही मीडिया से इन दवाइयों का जो एडवर्टीजमेंट है उसको तुरंत हटाने को कहा है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी की ये 5 दवाइयां ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन कर रही थी। दोस्तों, आपको सिंपल भाषा में बताऊं, कुछ भी मिला के पखाना, टट्टी, मूत, कुछ भी मिला के ये दवाई बना देते हैं। नाम बहुत यूनिक सा रख देते हैं। फिर दिखाते हैं कि 50,000 डॉक्टरों ने इसको वेरीफाई किया है, इतनी जगह से इसको सर्टिफाइड करवाया गया है, जांच की गई है। यही फर्जी निकला। जी हाँ, कुछ नहीं होता है। एक लैब में बैठकर खुद दवा बनाते हैं, कहीं जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं और एडवर्टीजमेंट पूरा फर्जी बनाया जाता है। तो जांच विभाग ने 5 दवाइयां जो हैं जांच करने के बाद बैन कर दी हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको अगर चेक किया जाए तो 90% पतंजलि के प्रोडक्ट नकली और घटिया और फर्जी निकलेंगे। वहीं दोस्तों, इंटरनेशनल संस्था जो है मूडीज, जिसने 7.7 2022 के यानी इस साल से अगले साल तक का जो अनुमान था कि 7.7 जो है भारत में विकास दर होगा, जीडीपी ऊपर जाएगी। अब उस मूडीज ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने घटा दिया है, भारत की विकास दर को घटाकर 7.7 से 7 कर दिया है। बहुत जोरदार बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का। वहीं श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर टीपू सुल्तान की मूर्ति मैसूर की शहर या गलियों में कहीं भी लगाई गई तो जैसे बाबरी मस्जिद गिराई थी हम गिरा देंगे। दोस्तों, दंगाइयों के चेहरे को देखिए और कानून की धज्जियां उड़ाने वाली बात करते हुए को आज आज़ाद देखिए। देखिए किस प्रकार से मुसलमानों को और उनके मस्जिदों को गिराने वाले जो बात करते थे कल तक, आज इस देश के लिए कुर्बानी, इस मुल्क के लिए जान देने वाले, आज़ादी के लिए लड़ने वाले शूर वीरों से कितनी नफरत करते हैं। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इससे एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि इनके बाप दादा गुलाम किसके थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इनके बाप दादा और वो गोडसे अंग्रेज़ों के साथ थे। इस वीडियो से साबित हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से इतनी नफरत देखें। अंतवರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಏನಾದರೂ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಾಬರ್ ಮಸೀದಿ ಹೇಗೆ ಒಡೆದಿವಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ये मुसलमानों से नफरत इनकी बोल रही है,
लेकिन ये मुसलमानों को गिराते हैं, लेकिन परवरदिगार मुसलमानों को और बुलंदियों पर लेके जाता है। इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि ये नफरत फैला सकते हैं। ये देखिए, देश की बेटी भारतीय मुसलमान भारतीय बॉक्सर अल्फिया खान ने एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। मजाल है गोदी मीडिया आपको ये बताए, लेकिन अगर इसी लड़की का नाम अगर अल्फिया खान की जगह अलका कुमारी होता तो भाई साहब गला फाड़ फाड़ कर खुद मोदी जी भी स्टेज से चीख रहे होते और गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार आपकी टीवी स्क्रीन फोड़कर नंगे होकर आपके सामने चीख कर कहते और ये खबर दिखाते। उधर मोदी सरकार ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए पता है क्या खेल खेला है? डबल क्रॉस कर दिया है रूस को। रूस से एकदम सस्ता तेल खरीदा। सबूत आपकी स्क्रीन पर, न्यूज़ 24 का प्रूफ आपके सामने है। भारत ने सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे अमेरिका को बढ़ी हुई कीमतों में बेचा। वाह, रूस से तेल लिया और अमेरिका को बेचा। इससे भारतीय रिफाइनरीज ने जमकर मुनाफा कमाया। सरकार ने भी विंडफॉल टैक्स लगाकर खूब राजस्व वसूला, यानी सरकार ने भी जमकर बहती गंगा में हाथ धोया। और उधर अमेरिका की भी बेगैरती देखिए, ससुरे को पता है कि ये रूस से ऑयल खरीद रहा है भारत लेकिन उसके बावजूद भारत से उल्टा खरीदने पर मजबूर है और ले रहा है। वहीं दोस्तों, मोदी जी ने बहुत सारी बातें छोड़ी हैं ऐसे में जो नोटबंदी के टाइम बात छोड़ी थी कि भाई बहनों, अगर हम ये नोट बंद कर देंगे तो सारे फर्जी नकली नोट बंद हो जाएंगे। सारे के सारे वो नोट कागज और रद्दी के भाव हैं। आप तो स्क्रीन पर देखिए, जहां 2-2 हज़ार के नोट कहा यह जा रहा है कि देश भर में अब नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये 2-2 हज़ार के नोट की गड्डी देखिए। थाने में क्राइम ब्रांच ने नकली करेंसी का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इनके पास से 8 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी ने डायलॉग मारा था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे, भारत का जो काला धन है वहाँ जाएगा। ये देखिए, और कहा यह भी गया था कि ये 2000 का नोट ऐसा है कि इसको बनाया नहीं जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता, इसकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती। अजी मार्केट में 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के नोट पकड़े जा रहे हैं 2-2 हज़ार के। तो मतलब इसमें भी जो है पूरा फर्जीवाड़ा मोदी सरकार का निकला। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, दंगाइयों के, कातिलों के, बलात्कारियों के ही अच्छे दिन हैं। स्क्रीन पर एक और बुरी खबर, गुजरात चुनाव है। बलात्कारी को संस्कारी कहने वाले के बाद नरोदा दंगे के आरोपी की बेटी को भाजपा ने टिकट दे दिया है। लोगों ने पूछा क्या यही है गुजरात मॉडल? तो अब यहाँ पर किसी को कोई जवाब मोदी जी देंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी कहाँ से जवाब देंगे भाई। वहीं जनता ये भी याद रखे कि बीजेपी का ही दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी है। जहां पर धर्म की और तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है, आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। इस बीच में सिर्फ कांग्रेस की फिलहाल ऐसी पार्टी नजर आ रही है, भले ही कितनी कमजोर हो और पक्ष से बिक जाने वाली हो। लेकिन राहुल गांधी की जहां बात करें, अगला बंदा ईमानदार है, फर्क साफ है। देखिए, रमजान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया, वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पदयात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। यह जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पदयात्रा किए जा रहा है, बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी है। राहुल को भी कोई आइडिया दे सकता था कि आप तमाम जगहों पर
देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर हेडलाइन बटोर सकते हैं, लेकिन छपने और दिखने का मोह छोड़कर, आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दौर में एक मुश्किल रास्ता चुना है। वहीं बीजेपी के ही दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की पूरी तरह से धोती खोल दी है। प्रूफ आपके सामने है। सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा खुलासा, नोटबंदी से ठीक 6 घंटे पहले एक बड़े नेता ने बैंक में जमा करवाया था करोड़ों का काला धन। समझ रहे हैं? तो जो भी मोदी जी ने काम किया है वो सिर्फ अपने दोस्तों को और दोस्तों के माल को बचाने के लिए किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आजकल विपक्ष पर कम अपनी ही पार्टी पर ज्यादा हमला कर रहे हैं। 6 साल पहले हुई नोटबंदी को लेकर खुलासा किया है और कहा है कि काले धन को वरिष्ठ नेता ने अपने करोड़ों के काले धन को जमा करके नए नोटों में बदल दिया था। 6 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने इस देश में नोटबंदी की थी। उस वक्त सरकार का कहना था कि देश से भ्रष्टाचार, काला धन खत्म हो जाएगा। उस वक्त देश से प्रधानमंत्री मोदी ने 50 दिन मांगे थे। कहा था कि अगर मेरी कोई गलती निकल जाए तो देश जो सजा देगा मुझे स्वीकार होगी। आज देश और विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है, परंतु सरकार के खेमे में शांति है। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने यह कहा था कि काला धन मार्केट से खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है, जो आरबीआई भी मान रही है, कि 72% कैश बाहर उल्टा काला धन में घूम रहा है। जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी पैसे से खेलती है, वरना दंगा से खेलती है। सच्चाई आपको पता है ही। अब आपको बता दूं, सबूत आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी प्रत्याशी मुल्क राज प्रेमी की दुकान से पुलिस ने जब्त किए 14 लाख रुपए। एसडीएम ने खुद कहा कि यह पैसा भाजपा के अकाउंट से निकाला गया है। तो आप समझ रहे हैं ना मोदी जी क्यों बेच रहे हैं पूरा देश? इसीलिए ताकि भाजपा के अकाउंट में पैसा हो और कार्यकर्ताओं के हाथ में दिया जाए कि विपक्ष की पार्टी के लोगों को खरीदो। लोगों को खरीद लो, विधायक को छोड़ो, जनता को ही खरीद लो। इतना कमजोर और बेरोजगार और असहायक जनता को बना दो कि जनता 500 रुपये में बिक जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, कहते हैं कि बीजेपी चीखती है ना कि परिवारवाद नहीं चलता। देखिए दोस्तों, आसमान पर खुद थूकते हैं और थूक इन्हीं के मुंह पर आता है, और ये जानबूझकर आसमान पे थूकते हैं और थूक के चाटने का भी काम यही करते हैं। इनके खुद के पुराने बयान इनकी खुद के बयान से मैच नहीं करते हैं। अब देखिए, बड़ी ही मेहनत से, शिद्दत से जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जी हाँ, जय शाह जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के जो बेटे हैं, जो अपनी मेहनत, शिद्दत और बड़ी ही लगन के साथ हाँ यहाँ तक पहुँचे हैं। खबर यह है कि इलेक्शन जीत गए हैं। अब ये हेड बन चुके हैं फाइनेंस और कमर्शियल अफेयर्स कमेटी, यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। जी हाँ, कमाल की बात है। आप समझे नहीं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन किया क्या जाता है, दिमाग के साथ खेल दिया जाता है कि देखो अब्दुल को हमने परेशान किया है। दैनिक भास्कर के सोर्स से आपको एक खबर दिखा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मस्जिद कमेटी, मामला यह है, देखिए एफआईआर हो गया, सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो गया है। और ये क्यों हुआ है? मस्जिद की कमेटी ने बताया कि मौत हो गई थी किसी घर में, तो मस्जिद जो है, मस्जिद फुल थी। तो मस्जिद जब फुल हो गई और मौत की वजह से लोग दूर दूर से आए थे, तो सड़क पर कुछ देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए लोगों ने नमाज पढ़ दी। उस पर एफआईआर हो गई है। तो देखिए, ये है चल रहा है भारत में। आप नमाज पढ़ेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, वहीं एयरपोर्ट पर नंगा नाच करेंगे, पूरा घूम घूम के दांडिया खेल डालेंगे, डीजे बजाकर मुंह पे पिचकारी और रंग फेंकेंगे, तो उससे एफआईआर नहीं होगी। ट्रेन में आप हुचकोले खाते खाते कोई भजन कीर्तन गाएंगे तो आप पर एफआईआर नहीं होगी। लेकिन किसी कोने कोतड़े में बैठ कर आप अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो बस अल्लाह, नमाज तो छोड़ो, आपका नाम मुसलमान और सर पे टोपी और दाढ़ी हो, ओहो, मौका चाहिए एफआईआर करने का। और आज यही इस मोदी जी के न्यू इंडिया की हकीकत है, आप मानो या मत मानो।
भारत में ये सब कुछ चल रहा है और करवाया जा रहा है और कहा गया था डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ऐसी होती है, डबल इंजन की सरकार देख लो। डॉक्टर ने बुला दिया तो क्या तोड़ दिया। अब जो बात पिछले साल से मैं आपको बोल कर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आज जाकर कन्हैया कुमार ने वो बात कही है। मेरी नहीं समझ में आ रही, शायद इनकी समझ में आ जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान चाहे बिहार का हो या नौजवान महाराष्ट्र का हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके चलते उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे नौजवान मिले जो एनसीसी में थे या किसी प्राइवेट आर्मी एकेडमी में ट्रेनिंग लिए हैं, उनको लगता है कि उनको अब आर्मी में नौकरी नहीं मिल सकती है क्योंकि सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। और मेरी उस बात से वो सहमत होते हुए नजर आए कि आपके बच्चे की नौकरी की गारंटी नहीं है और अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है और वो सेक्रेटरी बना रहे, इसलिए कानून में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में खड़ा होकर के परिवारवाद पे। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी जनता बहुत हिमाचल प्रदेश में बहुत गया हूँ, बहुत ज़्यादा गया हूँ। वहाँ मैंने देखा है, वहाँ लोग इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सच्चे, नफरत नहीं है वहाँ के लोगों में। अब बीजेपी ने वहाँ कदम रखना शुरू किया है। हाँ, जहाँ पर भाजपाई लोग हैं, संगी हैं, वहाँ नफरत अलग ही नज़र आ रही है। लेकिन उस इलाके में भी जहाँ भाजपाई हैं, वहाँ एक्सट्रीम लेवल की नफरत नहीं है। वहाँ के भाजपाई भी इतने ख़तरनाक लेवल पे नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन मकसद उनका वही है। हाँ, मैं खुद गया हूँ और दर्जनों बार गया हूँ, तो मैंने देखा बहुत प्यारे लोग हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है, सबसे प्यार करते हैं, सबसे इज्जत से बात कर सकते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा। कोई मुझे पूछता था, मैं मोहम्मद रज़ा बताता था, वो बड़ी इज्जत। मुझे खाना पूछा, मुझे रहने को भी बोला। जो भैया थे हमारे साथ, जो हमारे गाइड थे, उन्होंने अब वो मुझे अपने घर लेके गए। कहीं ना कहीं उनके घर में भी भगवा झंडा था, उनके घर में भी बीजेपी समर्थक लोग थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझसे नफ़रत करें इस वजह से कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों आज वहाँ के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ एक छलावा है, झूठ है, मक्कारी है। जनता छोड़िए, वहाँ की महिलाएं जागती हैं। ये देखिए, मोदी जी को बहुत थाली बजवाने का शौक है ना, सिलेंडर बजा रही हैं औरतें। राजीव गांधी के कातिलों में एक महिला भी थी। वो महिला प्रेग्नेंट थी, इसलिए सोनिया गांधी ने माफ कर दिया, ये कहते हुए कि इनको फांसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बच्चा आया ही नहीं इस दुनिया में, उसका क्या कसूर। तो माफ़ी दे दी, उम्र कैद में उनकी फांसी तब्दील कर दी। आज सज़ा ख़त्म कर दी है सरकार ने, मोदी सरकार ने। उन कातिलों को कह दिया, आओ हमारे चुनाव में मदद करो, मुसलमानों को डराओ, विपक्ष के पार्टियों पर हावी हो जाओ। अब वो बाहर आई हैं और मीडिया ने, एनडीटीवी ने सवाल किया कि आपको सोनिया गांधी की वजह से राहत मिली, आप जिंदा हैं, आपकी जान बची क्योंकि उन्होंने माफ़ किया, और उसके बाद आज सामने हैं, तो क्या आप उनसे मिलेंगी। तो एटीट्यूड और घमंड का पारा एकदम पार हो चुका है। और बताइए, जेल से छूटी हैं ये, कह रही हैं मुझे नहीं लगता है कि वो मिलेंगे। पहली बात, अभी आप सब देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो मिलना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मिलूंगी। और ऊपर से पूछा गया कि जो मारे गए हैं उनके लिए क्या, तो सॉरी, और कातिल सॉरी बोल के आज़ाद। ये है मोदी जी का न्यू इंडिया। अब ज़रा सा मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिए, मैं आपको नफ़रत का कीड़ा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, द वैक्सीन वॉर नाम से एक फिल्म आने वाली है। विवेक अग्निहोत्री ने, देखिए लिखा भी है इस पोस्टर में, फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द कश्मीर फाइल्स।
कश्मीरी पंडित अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं, 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे घटिया लोग उन पर फिल्म बनाकर पैसा कमाकर आज फिर से दूसरी फिल्म में मोदी जी को हीरो बनाकर दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसने ये पोस्टर डाला और ऐलान किया, अनाउंसमेंट। विवेक अग्नि चौधरी ने लिखा कि प्रेजेंटिंग द वैक्सीन वॉर, ठीक है, और 2023 में इसको रिलीज़ करेंगे 11 लैंग्वेज में। और जाहिर सी बात है इसमें मोदी जी, आरएसएस, अंधभक्त को दिखाया जाएगा किस तरह से इन्होंने जंग लड़ी है और जो कोरोना से जो लोग मारे गए हैं वो अपने आप मरे हैं, दीवार में सर मार के मरे हैं। और मोदी जी तो वैक्सीन बना चुके थे, जो लोग मरे हैं उन्होंने अपनी सांस खुद रोकी थी और खुद मर गए थे, अपना गला घोट के मर गए थे। अपनी फिल्म में ये साबित करेगा। इसको रीट्वीट किया, इस पोस्टर को रीट्वीट करते हुए इस्मत आरा ने लिखा, श्योरली द फिल्म विल ऑल्सो रेफर टू क्लेम्स मेड अबाउट गौमूत्र एंड गोबर बीइंग द रेमेडी टू कोविड-19। मतलब इस्मत आरा जो पत्रकार हैं उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है कि इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से कुछ लोग गौमूत्र और पेशाब और गोबर को वैक्सीन बता रहे थे और कोरोना की दवा बता रहे थे। इसके बाद ये बात 2 लाइन की विवेक अग्निहोत्री की ऐसी जगह जाकर घुसी कि ये बौखला गया और इसने फिर लिखा, एवरी ट्रू इंडियन मस्ट टेक नोटिस टू दिस ट्वीट फ्रॉम अ कम्युनल हेटर डिस्गस्ट as a journalist of Time, BBC, Wire, etc. Why is a simple poster scaring her? Is she trained by India's Nobel winner fact checker? इन्होंने यहाँ पर मोहम्मद जुबैर को भी लपेट दिया। अब आप सोच के देखिए, एक महिला ने ना बदतमीजी करी ना गाली गलौज करी, सिर्फ इतना कहा कि उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट भी आप जरूर दिखाएंगे। लेकिन वो सच इतना ज्यादा चुभा इसके, हाँ, कि इस बंदे ने फौरन औकात दिखाना शुरू कर दी और कई लोगों को लपेटना शुरू कर दिया। अब जब इसने मोहम्मद जुबैर को लपेटा तो मुझे भी याद आया कि उस दौरान मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था और लगातार इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा था, जहां पर कोरोना का इल्ज़ाम भी आपको याद होगा जमातियों पे डाल दिया था कि जमातियों की वजह से और निज़ामुद्दीन वालों की वजह से, जमातियों की वजह से कोरोना फैला है। खैर, याद आ गया होगा आपको। लेकिन इस्मत आरा ने जो कहा क्या वो गलत है? तो आइए दोस्तों, गौमूत्र को कोरोना की वैक्सीन और इम्यूनिटी बूस्टर बताकर हजारों बहुसंख्यक समाज के भक्तों ने, अंधभक्तों ने खूब पिया था। पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर, याद ताजा कर लीजिए, गजनीमत बनिए। स्वामी चक्रमाणी महाराज की देख लिया, आज अंधभक्तों तुम्हारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे ना अटका दी तो रजाग्राफी नाम नहीं। अगला सबूत आपकी स्क्रीन पर, ये बीजेपी के एमएलए हैं सुरेंद्र सिंह, यूपी बलिया के। इन्होंने 7 तारीख 5वें महीने सन 2021 में ये क्लेम किया था कि ये कोरोना से इसलिए बच पाए हैं क्योंकि इन्होंने गौमूत्र पिया था और इन्होंने पूरा दिखाया है पी के, और आवाज भी कान खोल के सुन लीजिए। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय, गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है।
अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। देख लिया, अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की एमएलए कहती हुई उस वक्त भी पाई गई कि मुझे कोरोना हो नहीं सकता क्योंकि मैं गौमूत्र पीती हूं। लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अब लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। इतना ही नहीं, बीजेपी के बंगाल के लीडर नारायण को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती लीगल तरीके से कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती पेशाब गौमूत्र पिलाया था। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देखो पहले। अभी तो रुको बेटा, अभी तो रेल बनानी शुरू करी है। बीजेपी के एक और एमएलए सुरेंद्र सिंह ने यह कहा कि सुबह खाली पेट मैं गौमूत्र पीता हूं, इस वजह से मैं कोरोना से बचा हुआ। कोरोना के लिए वीडियो वायरल हुई थी कि कोरोना भाग जाएगा। गौ के अंदर जो सेवा करेगा तो गौ के ऊपर हाथ फेंकने से वहां से उसके जो वायरस है और गाय की सेवा करने से जो वायरस है, उसके जो गोबर है, पेशाब तुम देख रहे हो, कैंसर की बीमारी को भी जो गौ का पेशाब जो कैंसर की जैसी इलाज बीमारी को ठीक कर देता। तो कोरोना में भी जो है अगर उसका पेशाब लिया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अगर कोरोना आता भी है तो उस पर जो इतना प्रभावी नहीं होगा कि जितना जब जैसा हो रहा था, उसके फेफड़े बेकार हो गए, किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गई, उसकी बहुत कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता रहेगी और वो अपने को जल्दी रिकवर कर लेगा। तो कितना सेवन करना होता है गौमूत्र? क्या गौमूत्र का कितना सेवन करना? गौमूत्र के वो थोड़ी है, तो देसी हुआ, आयुर्वेदिक की ओवरडोज थोड़ी हो गए भाई। कम से कम 10 ml, 15 ml, 25 ml ले सकता हो। इतना ही नहीं, इतना इन्होंने मूत्र पिया और गू लेपा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया। देखिए, Men in Western India are smearing cow dung all over their arms, head and entire bodies. In Hinduism, the cow is... सुना? कानों में से धुआं निकल जाएगा अंधभक्तों। तुम्हारे कांड ऐसे और इतने गिरे हुए और इतने घटिया हैं कि तुम खुद अपने कांडों को पीछे पलट के नहीं देख सकते। तो विवेक अग्निहोत्री से हमारा हाथ जोड़कर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन है कि इन सभी दस्तावेजों को, खूबसूरत तस्वीरों को अपनी फिल्म में जरूर दिखाएं, जरूर डालें। इतना ही नहीं, अब आप चाह रहे हैं तो और दिखाएं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरे चलो छोड़ो, रहने दो, इतना ही काफी है। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, अब नहीं कर रहे हम। उधर युवा इतना ज्यादा जाग चुका है देश का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे बोला था किसी शख्स ने। आज युवा अपनी मार्कशीट जलाने पर आमादा है। अब ये दूसरी जगह से दूसरा वीडियो आया है जहां देश के युवा अपनी मार्कशीट को जला रहे हैं। कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी और आज तक हम बेरोजगार हैं। देखिए, याद तेरी जब आती है, आंख से आंसू बहरहाल दोस्तों, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से तेल लगाकर हमने सच आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, इधर को उधर पहुंचाइए, वहां से वहां पहुंचाइए और सच का साथ दीजिए। जय हिंद।